हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखो, हम लोग बहुत सारा जो आइसोमर्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लास 11th में GOC 1 में हम लोग देख चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ होगा, कुछ उससे अलग होगा। सिर्फ यहाँ पर जो भी हम लोग एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे वो एग्जाम्पल जो होगा वो कम्प्लेक्स कंपाउंड का होगा। इसका लेक्चर 1 में कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में टोटल हम आपको बता चुके हैं, उसका नोमेनक्लेचर वगैरह और टर्म्स रिलेटेड टू भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 देखने के बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म जो होता है वो टोटल 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आइसोमेरिज्म में सबसे पहला खास बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। 2 स्ट्रक्चर हो, उससे अधिक 3 स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे PTNH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पर हम लेते हैं कि यह Br2 है। इसका दूसरा फॉर्म हम लोग लेते हैं PTNH3 का होल 4 Br2 और Cl2। ठीक है, तो एक काम देखो, इसमें ये दोनों कहलाएगा आइसोमेरिज्म क्योंकि इसमें दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, PTNH3 सेम है। लेकिन इसमें ये बहुत ही क्या है कि इसका आयंस अलग है, इसका आयंस अलग है। तो इसमें Br लीजेंड के फॉर्म में है दूसरा स्ट्रक्चर में, और पहले वाला में Cl लीजेंड के फॉर्म में है। तो इससे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको और समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म का, जो आप ऑर्गेनिक में देखे हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल पेंटेन की बात करते हैं, नॉर्मल पेंटेन का, ठीक है, तो उसका कितने आइसोमर्स हो सकता है, इसको और तुम लिख सकते हो C5H12। तो देखो, तो एक तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH3 और फिर CH2 और CH3। इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH3 और CH3। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बदलने के वजह से उसका प्रॉपर्टीज बदल जाता है। अब इसको हम लोग कहेंगे कि यह नॉर्मल पेंटेन है, ये है आइसो पेंटेन है और ये नियो पेंटेन। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर बदलेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि यह आइसोमर्स है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा सबसे खास बात जो इसमें याद रखोगे कि जितने भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका आइपक नेम हर हाल में डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑल आइसोमर्स मस्ट हैव डिफरेंट आइपक नेम। ठीक है, उसका आइपक नेम अलग अलग होना चाहिए, जिसको हम लोग IUPAC कहते हैं। देखो, आइसोमर्स को हम लोग जनरली 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम लोग कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अभी पार्ट 1 पर डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय द कंपाउंड दैट हैव द डिफरेंट लीजेंड विद इन देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर लीजेंड के, जिसे आउटसाइड या इनसाइड या अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड, उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होगा मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, इसका 6 तरीका होता है। यह आइसोमर्स जो होता है वो कुल 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हम लोगों को पढ़ना है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम लोग किसको कहते हैं, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो होगा वो कि कोई भी कंपाउंड हो
उसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन याद रखना उसमें कि जो आयंस वो प्रोवाइड करेगा वो अलग अलग होगा। तो वह मॉलिक्यूल्स जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला हो और जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के आयंस को प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग कहते हैं कि यह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। जैसे इसके एग्जांपल से आप समझ लो, जैसे देखो PTNH3 का होल 4 Cl2 एंड Br2, सॉरी यहाँ हो जाएगा Cl2 और Br2, और इसका हम आइसोमर्स स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो PT और ये हो जाएगा NH3 का होल 4 Br2 और Cl2, ये हमारा आइसोमर्स है। देखिए इसमें सेम मोलिकुलर फार्मूला है लेकिन आयंस अलग अलग देगा। जब हम इसको इक्वस फॉर्म में डालते हैं तो ये हमको जो आयंस देगा वो हो जाएगा PTNH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पर हो जाएगा +2 और +2Br-। तो यहाँ जो आयंस आपको मिला है, यहाँ जो आयंस आपको मिला है वो Br है। अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा PTNH3 का होल 4 Br2 और यहाँ पर +2 और +2Cl- होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आयंस हमको मिल रहा है वो आयंस क्लोरीन का है। तो जो आइसोमर्स की बात करोगे उसमें अगर अलग अलग आयंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर देता है तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे। इसमें इसका नाम लिखने तुमको आना चाहिए जो लेक्चर 1 में बताए हैं। जैसे इसका नाम लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा और यहाँ पर -2, इसका 0, तो कुल इसका हो गया +4। अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, देखो 4 अमाइन है तो क्या हो जाएगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो और सेंट्रल एटम है प्लेटिनम। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हमेशा रोमन में, और जो बाहर में रहता है उसको लिख दोगे तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। तो ये इसका नाम है। ठीक, अगर आप इसका भी नाम लिखेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर वही 4 होगा, तो यहाँ भी वही नाम हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो। देखो कहीं कहीं पर तुमको ये भी लिखा रहेगा, इसके जगह पर ब्रोमाइडो भी लिखते हैं लोग, तो वो गलत नहीं है। आप डाइब्रोमो लिख लो या डाइब्रोमाइडो लिख लो, दोनों सेम वर्ड है, इसमें कहीं से भी कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो और प्लेटिनम मेटल का क्या हो जाएगा प्लेटिनम 4, और बाहर में इसमें है क्लोराइड तो इसको लिख लेंगे हम लोग क्लोराइड। तो ये इसका IUPAC नेम है, इसको याद रखिएगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स तब कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, जब वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस को अगर प्रोड्यूस करता है तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहेंगे कि यह आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। तो इसमें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को हम लोग कहेंगे कि यह दोनों कौन सा आइसोमर्स है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा हम लोगों के पास है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोगों को आता है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। इसमें याद रखना कि जितने भी आइसोमर्स होगा सब में मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, सिर्फ याद रखना कॉम्प्लेक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स के संख्या डिफरेंट होगा। वैसे आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं कि यह हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। अब हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले आप एग्जांपल से समझ लो कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म जो होता है वो क्या होता है। हाइड्रेटेड इसमें क्या हो जाएगा, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
आर प्रेजेंट इन द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसी को हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं CrH2O का होल 6 और यहाँ पर हम लेते हैं Cl3 एक स्ट्रक्चर, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा CrH2O का होल 5, एक Cl के अंदर ले लो और फिर वो ये हो जाएगा Cl2.H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या किए बाहर कर दिया। इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हो जाएगा CrH2O का होल 4 Cl2, इस बार बाहर में एक Cl रहेगा और इसको हम लोग कहेंगे 2H2 को। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको एक और बनाना चाहते हैं तो CrH2O का होल 3 और Cl3 और बाहर में आपका क्या हो जाएगा .3H2O। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। इसमें बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अंदर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या डिफरेंट होना चाहिए, उस आइसोमर्स को हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कहेंगे। तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना है 3 और 3 है, तो ये हमारा हाइड्रेटेड आइसोमर्स नहीं होगा। बाकी आप अदर स्ट्रक्चर जितने भी आपके बोर्ड पर दिख रहा है आप उसमें देखिए, तो पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 6 है वाटर मॉलिक्यूल्स, आउटसाइड 0 है। दूसरे में इनसाइड 5 है आउटसाइड 1 है, और उसके बाद तीसरे स्ट्रक्चर में इनसाइड 4 है और आउटसाइड 2 है। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है तो इसमें सब में वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड बाहर है, तो ये तीनों एग्जांपल कहलाएगा कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ऑल आर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। देखो एक चीज ध्यान रखना, अब तक जितने भी नोमेनक्लेचर हम लेक्चर 1 में तुमको बताए हैं उसमें हम क्या बताए हैं कि कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर में कोई भी लीजेंड रहता है तो हम उसका कोड नहीं लिखते, जैसे डाइब्रोमोडाइड, डाइक्लोरो या टेट्रा ब्रोमो सब नहीं लिखते, लेकिन यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना होगा। अगर आप इसका नाम लिख रहे हो तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका -3, तो इसका कितना हो जाएगा +3, याद रखना। तो क्या हो जाएगा 6 है, तो हेक्सा इक्वा क्रोमियम, ठीक है, हेक्सा इक्वा क्लोरियम और ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। और क्लोराइड है बाहर में तो लिख लेना क्लोराइड है, इसमें तो वाटर है नहीं तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इस केस में देखो जैसे इसमें भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही होगा, तो इसका लिखोगे ना तो ये हो जाएगा पेंटा इक्वा और एक क्लोरीन है तो क्लोरो और उसके बाद क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3। अब बाहर में है क्लोरीन तो इसको लिख देंगे क्लोराइड और एक वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मोनोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा मोनोहाइड्रेट, मोनो मतलब एक और हाइड्रेट मतलब वाटर, तो मोनोहाइड्रेट। सिमिलरली इसका अगर आप नाम लिख ले हैं तो क्या हो जाएगा टेट्रा इक्वा डाइक्लोरो और क्रोमियम और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3, क्लोराइड और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम लोग लिख लेंगे डाइहाइड्रेट। तो ये हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म का। सिंपल इसमें याद रखना, देखो नाम हम लिख दे रहे हैं आपको पहचानने के लिए, जरूरी नहीं है आप ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें सिर्फ याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या डिफरेंट होगा, उस तरह के आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं कि यह हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तीसरा जो होगा हम लोगों का वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत आसान है, आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि 2 सेंट्रल एटम का लीजेंड इंटरचेंज हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रल एटम के साथ में। उस तरह के जो भी आइसोमर्स होगा उस आइसोमर्स को हम लोग कहेंगे कि यह
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग both cationic and anionic complex ions ligand interchanges both cationic and anionic। इसमें सिर्फ लिजेंड इंटरचेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जिसे इसके एग्जांपल से समझो। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि हम लेते हैं Pt और NH3 का होल 4, Pt NH3 का होल 4, ठीक है। और इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लेते हैं Cu और Cn का होल 4। तो इसको हम लोग कब कहेंगे कि यह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है? जब इसमें फिर देखो प्लेटिनम और क्या हो जाएगा NH3, सॉरी इस बार चेंज कर दोगे, बदल जाता है। जैसे Pt और Cn इसके साथ आ जाएगा, तो Cn का होल 6 और फिर इधर हो जाएगा Cr, तो Cu और NH3 का होल 4। तो जब भी लीजेंड रिस्पेक्टिव एटम के रेफरेंस में बदलता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह कौन सा आइसोमेरिज्म है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो इसमें प्लेटिनम के साथ देखो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4, तो यहाँ पर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब अगर इसका नाम लिखने को अगर आपको बोलता है तो आप लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका अगर नाम तुम लिख रहे हो तो ये हो जाएगा, जैसे टेट्रामाइन प्लेटिनम, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2, और इसका इसके लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा हेक्सा ये भी हो जाएगा टेट्रासाइनो क्यूप्रेट, नाम को चेंज कर लेना और ये हो जाएगा 2। इसी का फिर देख लेना तो नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आइसोमर्स होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये भी बहुत बेहतरीन है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें हम आपको एक बताए थे लीजेंड के बारे में, एम्बीडेंटेड लीजेंड। वो एम्बीडेंटेड लीजेंड ऐसे लीजेंड को कहते हैं जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसके पास टेंडेंसी रहता है 2 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वैसे सभी लीजेंड को एम्बीडेंटेड लीजेंड कहते हैं। तो लिंकेज आइसोमर्स में एम्बीडेंटेड लीजेंड ही पार्टिसिपेट करेगा, तब जाके लिंक होगा। इसमें कनेक्टिविटी भी सेम होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कनेक्टिविटी जो होगा वो सेम होगा पोजीशन के साथ में। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे देखो Cr H2O का होल 5 NO2, ठीक है, और इसके साथ में है Cl2। इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा Cr H2O का होल 5 और ONO, और ये हो जाएगा Cl2, यहाँ भी हो जाएगा Cl2। तो देखो यहाँ पर ये NO2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसका अगर तुम नाम लिख रहे हो ना तो क्या हो जाएगा? देखो पेंटा इक्वा नाइट्रो, पेंटा इक्वा नाइट्रो क्रोमियम 3, और बाहर में क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड। और इसका जब लिखोगे ना तो ये भी वही होगा, पेंटा इक्वा, और यहाँ नाइट्राइटो का इस्तेमाल करना, नाइट्राइटो, ठीक है, और क्रोमियम 3 और क्लोराइड। सिंपल सा है। इसमें याद रखना है कि एम्बीडेंटेड लीजेंड होगा, उसका पोजीशन नहीं बदलेगा। तो देख रहे हो कि यहाँ NO2 है, उसी ग्रुप का NO है, मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, बदलेगा नहीं। अब इसमें सिर्फ आपको याद रखना है जब भी होगा उसमें एम्बीडेंटेड लीजेंड होना चाहिए। एम्बीडेंटेड लीजेंड ही ये आइसोमर्स का रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। और यहाँ पर एक और हम लोग आप देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म में आपको याद रखना है कि इसमें मोलिक्यूल से ही रिपीट करता है, ठीक है। इसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं होगा। ये दुनिया में एकलौता
आइसोमेरिज्म है जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को सेम रखते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, डबल ट्रिपल कर देते हैं। तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, पीटी और NH3, पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बन जाएगा पीटी NH3 का होल 4 और फिर हो जाएगा PTCl का होल 4। तो देखिए मॉलिक्यूल्स रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोनों कहलाएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। इसमें ध्यान देना तुम, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में कि मॉलिक्यूल्स रिपीट होता है, रिपीट होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली, तो इसलिए इसका कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है। तो इस तरह का जो भी आइसोमर्स होगा उसको हम लोग कहते हैं कि यह कौन सा आइसोमर्स है, तो पॉलीमराइजेशन। इसमें ध्यान दो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और इसमें भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में सिंपल सा याद रखना कि इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में जो भी लीजेंड होगा वो दोनों टर्मिनल से चेंज हो जाता है। जब दोनों टर्मिनल से मॉलिक्यूल्स चेंज होगा वैसे आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स है, शॉर्टकट में इसको CPI भी बोलते हैं, एग्जाम में भी आपसे दे देगा CPI किसे कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो कि NH3 का होल 4 है, ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रल एटम हम CO का सेलेक्ट करते हैं और यहाँ NH2 है और यहाँ CO है और यहाँ पर O2 है, ठीक है, और यहाँ हम लोग लेते हैं कि NH3 का होल ट्वाइस है और Cl2 है। यहाँ आइसोमर्स दोनों तरफ से चेंज करने का मतलब है कि इधर का लीजेंड उधर चला जाएगा और उधर का लीजेंड इधर चला आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ लीजेंड बिटवीन बोथ टर्मिनल, ठीक है, बिटवीन टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर के बीच में दोनों तरफ से चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, NH3 का होल थ्राइस Cl और सेंट्रल एटम तो वही रहेगा और NH2 और यहाँ से हो जाएगा CO और फिर यहाँ पर हो जाएगा O2। और देखो तो अब यहाँ पर एक अमोनिया इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 3, तो NH3 का होल थ्राइस और ये इधर हो जाएगा Cl। तो देखो दोनों ही स्ट्रक्चर को हम लोग CPI कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें कहीं भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता है, लेकिन लीजेंड दोनों टर्मिनल से चेंज करता है, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं कि यह कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट था। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म का 3 पार्ट होता है, ठीक है, मेनली 2 होता है। उसमें पहला जो होगा तो इसमें अब अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए देखना है तो वह मॉलिक्यूल्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, वह मॉलिक्यूल्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ठीक है, उसको हम लोग, और 6 हो, उसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रहा है, ठीक है। ये एक स्टेरियो का पार्ट है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रहा है। तो इसमें ध्यान देना कि जैसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा, ठीक है। अब उसमें सीस फॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्म होगा। तो सीस और ट्रांस का पहचान सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सीस और ट्रांस किसे कहते हैं। तो फॉर सीस एंड ट्रांस system a structure must be contain two identical atoms,
atoms or group. If identical atoms or group, identical atoms or group are present on similar side, then it is called cis form. And opposite side called ट्रांसफॉर्म. याद रखना. तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह का नोमेनक्लेचर में तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि सिस और ट्रांस होने के लिए दो आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप को होना जरूरी है. आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप अगर एक तरफ है तो उसको सिस कहेंगे, ऑपोजिट है तो उसको ट्रांस कहेंगे. एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. जिस मॉलिक्यूल्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कैसा होगा? तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा. इसका 3 पॉसिबल केस है. एक जनरल फार्मूला MA2B2 होगा तो क्या होगा? MA2BC होगा तब क्या होगा? या MABCD होगा तब क्या होगा? तो इसी तीनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आओ हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन. जैसे केस 1 में हम लोग लेते हैं कि जनरल फार्मूला MA2B2. तो अब इसमें सिस और ट्रांस सेलेक्ट करना है. तो M सेंट्रल एटम है तो देखो M ऊपर में रख दो A B और B और ये सबको मिला दो. तो कैसा बना स्ट्रक्चर? स्क्वायर प्लेनर बना. अब इसमें देखो ये एक तरफ है. आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप कैसा है? दोनों ही ए पोजीशन एक तरफ है तो इसको हम लोग कहेंगे सिस. इसी का अगर तुम दूसरा बनाते हो जैसे M A B और A, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? इसको कैसे भी तुम ड्रॉ करोगे, ऐसे रखो, इस तरह से रखो, तो हर एक अपोजिट एटम एक दूसरे के सामने आ रहा है. तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस. यहाँ पर ध्यान देना कि A एंड B मोनोडेंटेड लीजेंड होता है. A एंड B आर मोनोडेंटेड लीजेंड होता है. ठीक है, यहाँ पर मोनोडेंटेड लीजेंड है. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2. ये एक एग्जांपल लेते हैं. अब इसको हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं. तो देखो सेंट्रल एटम आपका PT है तो ये क्या हो गया? PT. और ऊपर में हम लोग ले लेते हैं कि NH3 है और यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं कि NH3 है. यहाँ आपका Cl है, यहाँ Cl है. तो देखो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हुआ. और ये जो फॉर्म दिख रहा है वो कैसा फॉर्म है? ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B. तो A और B के फॉर्म में है तो ये हो गया. इसी का दूसरा स्ट्रक्चर और इसको क्या कहेंगे? हम लोग सिस कहेंगे. फिर देखो PT और यहाँ पर आपका हो जाएगा NH3, यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा NH3. एक बात बताओ, ये हो गया ना? इसको हम लोग कहेंगे कि यह ट्रांसफॉर्म है. तो सिस और ट्रांस समझने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कम से कम किसी भी स्ट्रक्चर में दो आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप होना चाहिए. जब दो आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप अगर है तो आइडेंटिकल साइड एक तरफ हो, चाहे ऊपर की तरफ हो, चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो उसको सिस कहेंगे. और जब अपोजिट साइड में होगा तो उसको हम लोग ट्रांस कहेंगे. ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था. दूसरा केस हम लोग बनाएंगे कि MA2BC आ जाए. अगर MA2BC आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे पहले आप इसको नोट कर लो. ठीक, देखो जैसे दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि जनरल फार्मूला MA2BC है. MA2BC है तो इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो MA B और C. अब बताओ इसमें ये कौन सा फॉर्म होगा? तो सिस होगा. क्यों सिस होगा? तो ये मॉलिक्यूल्स एक तरफ है. देखो तो
बिल्कुल सिमिलर साइड में है, तो इसको सीस कहेंगे। और इसी को अगर हम लोग बदल लेते हैं एम, ए, बी, ए और सी, अब किसी भी तरह इसको तुम देखोगे तो इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप ए जो आपको दिख रहा है वो ऑपोजिट में ही रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांस है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो CuH2O का होल ट्वाइस और यहाँ पर Cl और Br है, तो देखो ये A हो गया तुम्हारा, ये B हो गया, ये C हो गया, तो यहाँ पर क्या है A2BC है। अब इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो क्या हो जाएगा Cu और फिर हो जाएगा H2O और यहाँ पर हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा Br। तो एक बात बताइए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कौन सा कहेंगे, सीस फॉर्म कहेंगे। और इसी का एक ऑपोजिट स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना लेते हैं तो CuH2O और यहाँ पर हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा Br, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ट्रांसफॉर्म है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरह का ये दो केस है। एक केस और ऐसा आएगा जिसमें हम लोगों का वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जिसमें चारों के चारों जो लीजेंड होगा वो अलग कैटेगरी का होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, लेकिन याद रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 तो होगा, लेकिन यहाँ पर सीस और ट्रांस नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी लीजेंड अलग अलग है, समझ गए ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, इसको हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। देखो जैसे एम, यहाँ हम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी, रेगुलर वे में ले लेते हैं। उसके बाद देखो इसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा कि एम को वही है ए और बी के जगह पर इस बार सी रखो और बी हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और हो जाएगा, जैसे एम और ए को वहीं पर रखो, सी को वहीं पर रखो और बी और डी को चेंज कर लो, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। एक बात बताइए, तो यहाँ पर तीनों का तीनों अलग स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, CO H2O NH3 और फिर उसके बाद Cl और उसके बाद Br, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो CO NH3 H2O Cl और Br, ये स्ट्रक्चर होगा। दूसरा CO NH3, इस बार Cl, वाटर को यहाँ लाओ और यहाँ पर Br, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। तीसरा स्ट्रक्चर में CO को रहने दो, NH3 जहाँ है वहीं रहने दो, Cl जहाँ है वहीं रहने दो और इसको क्या करो कि Br को तुम इधर भेज दो और H2O को इधर भेज दो। ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, M NH3 Cl और Cl के बाद हो जाएगा आपका Br और यहाँ हो जाएगा H2O, तो हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि यहाँ 3 स्ट्रक्चर देगा, याद रखना। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ कोई सिस ट्रांस नहीं होगा, हम आपको पहले ही बता दिए हैं सिस और ट्रांस होने के लिए। देखो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पर देखो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें 2 पार्ट याद रखना, अगर जनरल फॉर्मूला AmA4B2 है तो इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लो कि M A A
ए बी और फिर यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग, इसमें सब आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है तो इसको हम लोग सीस बोलेंगे। इसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा एम ए बी और फिर ए और यहाँ पर बी होगा और यहाँ ए। तो देख रहे हो, इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलेंगे कि क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड में। अगर इसका आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो PTNH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, आप इसको स्ट्रक्चर में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा PTNH3 NH3 Cl फिर यहाँ पर हो जाएगा NH3 और NH3। इसको हम लोग कहेंगे सीस फॉर। IC को अगर पलट लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म PTNH3 NH3 Cl NH3 और NH3। इसको हम लोग कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसका एक और स्ट्रक्चर होगा दूसरे केस में कि अगर मान लो कि जनरल फॉर्मूला MA3B3 है तो इसका भी दो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे MA B और फिर B हो जाएगा और B। तो इसको सीस कहोगे और इसी का जब दूसरा बनाएंगे तो MAB और B और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो देखो CrH2O का होल थराइस और Cl3। तो इसको हम लोग कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यह ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगा। इसके साथ में एक हम नोट में पॉइंट लिख देते हैं, उस पॉइंट को एकदम हर हाल में याद रखना कि अगर जनरल फॉर्मूला MABCDEF हो तो इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होगा, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री जो होगा वह 15 के बराबर होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे MABCD में 3 था लेकिन जब MABCDEF हो जाएगा तो वहां पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद हम लोगों को लास्ट जो है इसमें फेशियल या मेरिडियनल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरह का सिमिलर लीजेंड हम लोगों को अगर मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह 3 लीजेंड आइडेंटिकल हो फिर दूसरा 3 डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह मेरिडियनल है। जैसे मान लो कि NH3 का होल थराइस और Cl3 है। इसका अगर हम लोगों को मेरिडियनल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो +3 है तो ये हो जाएगा CO और यहाँ पर हो जाएगा +3 और इसका जो ज्योमेट्री हम लोग बनाएंगे तो वो हो जाएगा NH3 और फिर ये हो जाएगा NH3 फिर ये हो जाएगा NH3 और यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl और फिर यहाँ हो जाएगा Cl। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बना, ये इसका स्ट्रक्चर बना। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये एक साइड पेंटेड है और फिर यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पेंटेड है। तो इस तरह का जो भी आइसोमर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इसी को और हम लोग फेशियल आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 हो तो 2 और 3 में तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा ही नहीं, लेकिन 4 वाला में याद रखना स्क्वायर प्लेनर होगा लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होता है। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसमें
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है, उसको याद रखना। जिस मॉलिक्यूल्स में अगर जनरल फार्मूला Ma3b हो, Ma b3 हो, Ma4 हो, इसका कोई भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगा। ठीक है, कोई भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसका नहीं होगा। उसके बाद वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें Ma6 हो, Ma5b हो, या इसको तुम और इस तरह से लिख सकते हो Ma b5, इसका कोई भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, 2-3 महत्वपूर्ण बात है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन उसमें टेट्राहेड्रल नहीं होगा, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है कि एक कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट सेड टू बी द ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे देखो, सबसे पहले कि ऑर्डिनरी लाइट किसको कहते हैं, जैसे ये आपके क्लासरूम में जो बल्ब जल रहा है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये सभी डायरेक्शन में, वह लाइट जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। जैसे मान लो कि ये बॉल है, ठीक है, बल्ब है, तो यह हर डायरेक्शन में लाइट को फॉलो कर रहा है, हर डायरेक्शन में मतलब वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ऑर्डिनरी लाइट है। क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का पहचान क्या होगा? पहचान होगा वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में यह वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब आप इसको एक प्रिज्म से जोड़ देंगे, रख देंगे, तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, जैसे इसमें जो लिख रहा है रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कौन सा मॉलिक्यूल्स एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव होगा, वो समझो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पीपीएल है, अब पीपीएल है, अब यह पीपीएल कोई भी मॉलिक्यूल्स से गुजरा, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स से होकर अगर ये सीधे पास कर गया, मतलब अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं किया, नहीं चेंज किया, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम मॉलिक्यूल्स से क्रॉस कराते हैं, अगर रोटेट किया, तो देखो इसका रोटेशन का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि यह क्लॉकवाइज है, और इसको हम लोग बोलेंगे कि यह एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखना। और इन दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं एनेंसियोमर्स। ठीक है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर कलेक्टिवली नोन एज एनेंसियोमर्स। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जैसे कि कई यहाँ पर सोर्स है, मोनोडेंटेड लीजेंड, बाइडेंटेड लीजेंड, और सब के सब ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमर्स को करेगा। लेकिन याद रखना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होगा वो ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है जो आपका शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो देख लीजिए। जैसे मान लो, और इसमें एक खास बात याद रखना कि सिमेट्रिक पर, जैसे ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स में हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन है और इस पर 4 ABCD, अगर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप है तो यहाँ पर C* होता है, और C*1 होगा तो यह एक्टिव कहलाएगा। यह कैसा कहलाएगा? एक्टिव कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ जो भी तुमको देखना होगा वो सभी में सिमेट्रिक देखना।
तो जैसे मान लो कि Ma2B2C2 प्लस माइनस एन, जहाँ A B C ऑल आर मोनोडेंटेड लीजेंड। ये आपका ज्योमेट्रिकल शो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। या आप ले सकते हो MABCDEF, यहाँ भी सब मोनोडेंटेड लीजेंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। या आप ले सकते हो MA3 प्लस माइनस एन, अगर यहाँ पर ए अगर बाइडेंटेड लीजेंड है, बाइडेंटेड लीजेंड है, तब भी जो मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। अब हम कोई एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे Ma2B2C2 का हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो कि प्लेटिनम है, H2O का होल ट्वाइस है, NH3 का होल ट्वाइस है और Cl2 है, और यहाँ पर +2 हम लोग चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा वो कैसा होगा उसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर PT बना और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो ये मान लो H2O, फिर यहाँ पर है H2O, देखो तो PT H2O H2O NH3 Cl और Cl। अब इसका अगर हम लोग मिरर लगा के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनेगा। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर जो चार्ज जो है उसको मेंशन कर लेंगे तो +2 चार्ज है, तो ये बन जाएगा PT। और इस बार अमोनिया इधर आ जाएगा, अमोनिया इधर आ जाएगा, यहाँ Cl है, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और फिर यहाँ H2O आ जाएगा। और जो चार्ज है उसको हम लोग रखेंगे +2। इसको हम लोग स्ट्रक्चर 1 लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर हम लोग 2 लेते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 को हम लोग कहते हैं कोलेक्टिवली स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर एनएनसीओमर्स। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को हम लोग क्या कहेंगे, एनएनसीओमर्स कहेंगे। तो ये मोनोडेंटेड लीजेंड का था। आप इसको मेनली आपका ये पॉइंट है, इसी से आपका डिस्कस होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसका सीस और ट्रांसफॉर्म होगा, जिसमें बाइडेंटेड लीजेंड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए तो देखिए। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं COEN का होल थ्राइस, और इस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं 2। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा था CO ठीक है, EN सॉरी CO देखो, तो एक ये EN हो गया, एक ये EN हो गया, और एक ये इसका कोई काम नहीं है यार, CO EN और फिर हो जाएगा EN। अब इसका और जो चार्ज रहेगा उसको लिख लेना +2, और फिर इसको बना लो तो क्या हो जाएगा, CO और ये वाला फेस जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है, और ये पीछे चला जाएगा, और फिर ये वाला आपका आगे आ जाएगा EN, और फिर ये EN।
तो ये अभी जो तुम देख रहे हो +2 ये एक्टिव होगा, लेकिन अगर इसका सिमेट्रिक बना देते हैं तो इनएक्टिव होगा। ये ऑन सिमेट्रिक है, लेकिन अगर इसको स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म दे के अगर हम लोग बना ले तो यह इनएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया EN और फिर ये हो गया EN, तो ये इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें याद रखना सिर्फ और सिर्फ आपको सिमेट्रिक से पहचानना है। समझ गए? और बाकी इसमें कोई खास नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी 5, 6, 7 साल पर आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में CBSE हो, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो, इससे 12th क्लास में बहुत ज़्यादा स्कोर करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।